लोगों के आसपास अक्सर कितनी ही चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन आम घटनाओं के पीछे की वजह क्या है? क्यों गर्मी में रखा हुआ दूध जो है वो फट जाता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे घर के दरवाज़ों में लगी हुई जो कीलें हैं उनमें रस्ट लग जाता है, वो हल्की सी रेडिश या ब्राउन हो जाती हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आखिर इन सब चीज़ों की वजह क्या है? इन सब चीज़ों की वजह है केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन। दूध का फटकर चीज़ बन जाना, लोहे की कीलों को रस्ट लगना और हम लोगों का सांस लेना यानी कि रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। अब इन सारी एग्जाम्पल से आप लोग एक चीज़ तो समझ ही चुके होंगे कि केमिकल रिएक्शंस की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, काम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होते हैं। बल्कि हम लोग खुद इंसानों की बॉडी भी जो है उसमें हर एक सेकंड कई मिलियन रिएक्शन होते हैं। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को समझना और उन्हें जानना, उनकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। आम भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तरह के सब्सटेंस या कंपाउंड, जिन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, दूसरी तरह के कंपाउंड्स में बदल जाते हैं जो कि होते हैं प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। आइए एक एग्जांपल से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। अब देखिए, जो दूध होता है, ठीक है जी, वो फटकर चीज़ बनाता है। तो क्या है कि इस केस में जो हमारा दूध है, मिल्क है, वो एक रिएक्टेंट है और जो हमें चीज़ मिला, पनीर मिला, वो एक प्रोडक्ट है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग हीटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तरह के किसी भी फिजिकल प्रोसेस से किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। आसपास की दुनिया में होने वाली आम घटनाओं से समझेंगे और सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और ये कब होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके होने पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं चेंज इन कलर। जब किसी चीज़ के कलर में चेंज आए तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस चीज़ की एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में दी थी कि जब लोहे की कीलों में, आयरन की नेल्स में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, तो उसका जो कलर है वो हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। आयरन नेल का कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है जब हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब कोई सॉलिड फॉर्म हो, किसी सॉलिड मास की फॉर्मेशन हो। उसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी आप लोगों को कि जो मिल्क था वो कर्डल होके उसका चीज़ बन गया। ठीक है जी, जो मिल्क था उसमें कोई सॉलिड कंपाउंड नहीं थे, लेकिन गर्मी की वजह से उसमें कर्डलिंग हुई, ठीक है, जिससे हमें चीज़ मिला जो कि एक सॉलिड कंपाउंड है। तो इस तरह से मिल्क से चीज़ बनना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। दो और चीज़ें हैं जो होती हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। पहली है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई गैस जो है रिलीज हो। दूसरी है चेंज इन टेम्परेचर, कि जो किसी चीज़ का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए। इन दोनों की हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जब हम लोग अपने घरों में वाइट वॉशिंग करवाते हैं। ठीक है जी, जब हम लोग अपने घरों में वाइट वॉशिंग कराते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है कि पानी में चूना घोला जाता है।
ठीक है जी। पानी में जो लाइम है उसको घोला जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विगरस हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा विगरस हीट प्रोड्यूस होती है, उस सोल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एकदम से, और उसमें बहुत ज़्यादा बबलिंग होने लगती है, बुलबुले बनने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, दूसरा जो हमारा सोल्यूशन था उसका टेम्परेचर हाई हो गया। लेकिन अब क्या है कि अगर हम लोग ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको वर्ड टू वर्ड लिखने जाएंगे तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो क्या है कि केमिकल रिएक्शंस को आसानी से स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या है? केमिकल इक्वेशंस एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं, और वो जो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, वो पूरा का पूरा एक फॉर्म होती है, वो अपने आप में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देती है कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, कौन से रिएक्ट से कौन से प्रोडक्ट बने, हमारे रिएक्टेंट्स की क्या फिजिकल स्टेट थी, वो सॉलिड थे, लिक्विड थे, गैसेस थे, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या फिजिकल स्टेट बनी, वो सॉलिड बने, लिक्विड बने या गैस बने। चलिए अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को समझाते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन दिखती कैसी है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन की। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो ये है हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं से हमारे नए प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है जी। इस इक्वेशन को देख के इसमें जो S सिंबल है जो आयरन के साथ दिया हुआ है उसका मतलब है कि आयरन जो था हमारा सॉलिड था। वाटर के साथ जो G सिंबल दिया है इसका मतलब है कि जो हमारा वाटर था गैस की फॉर्म में था, वाटर वेपर्स की फॉर्म में था। उसके बाद जो हमारा Fe3O4 है उसके साथ S सिंबल फिर से क्या डिनोट करता है कि जो हमारा फेरस ऑक्साइड है। अभी इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को इस इक्वेशन में आसानी से पता लग रहा है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स ने कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कौन से रिएक्टेंट थे जो सॉलिड थे, जैसे कि इसमें आयरन जिसके साथ S सिंबल दिया है, S का मतलब है सॉलिड, और कौन से ऐसे रिएक्टेंट थे जो गैसियस थे या लिक्विड थे, जैसे कि इस एग्जांपल में वाटर जिसके साथ G सिंबल दिया है, जिसका मतलब है कि जो वाटर था वो गैसियस फॉर्म में था, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में था। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से सॉलिड कौन से हैं और गैसियस या लिक्विड कौन से हैं। तो इस तरह से जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं ये बड़ी ही ब्रीफ में हम लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दे देती हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से रिएक्टेंट थे और कौन से हमारे प्रोडक्ट बने हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि 9th क्लास में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता था? द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या था कि ना तो हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा। तो अब इसका मतलब क्या है? ये जो लॉ है हमारे हर एक केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनका जो मास है हमेशा बराबर रहता है। जितने एलिमेंट का जितना मास उस रिएक्टेंट्स में है उस एलिमेंट का उतना ही मास उसके प्रोडक्ट्स में भी होगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लिया, जैसे कि वाटर का रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, 2H2O plus O2। तो इससे हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 2H2O। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो था उसके 4 ही एटम जो हैं रिएक्टेंट्स में थे
और 4 ही एटम जो हैं वो उसके प्रोडक्ट्स में हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो रिएक्टेंट्स का एलिमेंट्स का मास है वो जितना रिएक्टेंट्स में है उतना ही प्रोडक्ट्स में भी होगा। इसीलिए जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। और हम लोग आयरन को रस्ट लगने की एग्जांपल को ही ले रहे हैं। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है जी। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अब क्या है कि इस इक्वेशन को देख के तो हम लोगों को कुछ पता चल नहीं रहा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कंपाउंड्स के वो सेम नहीं है। तो चलिए अब इसे बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो अब हम इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सारे के सारे कंपाउंड्स को अलग अलग बॉक्सेस में लिख लेते हैं। अब हमने जब अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपाउंड्स को अलग अलग बॉक्सेस में लिख लिया है तो उसके बाद अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम लोग नोट करेंगे कि हर एक जो एलिमेंट इस रिएक्शन में प्रेजेंट है उसके कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे जो आयरन है रिएक्टेंट्स में उसका एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, और प्रोडक्ट्स में उसके 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 1 एटम है और जो प्रोडक्ट हैं उसमें 4 एटम्स हैं। कोई भी इक्वेशन बैलेंस करते समय हमें उस एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहिए जिसके सबसे ज़्यादा एटम उस रिएक्शन में प्रेजेंट हो, उस रिएक्शन के लिए ज़रूरी हो, जो इस केस में है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें 4 एटम चाहिए ऑक्सीजन के, और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनमें 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो हम लोग अपने रिएक्टेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारे प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाएं। आप लोगों को याद रखना है कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग ना तो कंपाउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट और ना ही उनका केमिकल फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों का ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी जो हाइड्रोजन है और आयरन है वो बैलेंस नहीं हुए। तो अभी इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लेके हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर की फॉर्म में है, तो हम लोगों को वाटर की फॉर्म में ही हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड्स पे जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जो हमारी हाइड्रोजन है वो भी इक्वेशन के दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। और अब जब हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं तो अब हमारे पास अनबैलेंस स्टेट में बचा है आयरन। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट था उसमें आयरन के 3 एटम थे, तो हम लोग जो आयरन है उसको रिएक्टेंट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के सारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हो जाए। तो ये होगी हम लोगों की इक्वेशन बैलेंस, दैट इज 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है जी, ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन अभी भी इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही, वो ये कि हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो वो शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट जो है उसे शो करने के लिए
उस स्टेट को, अगर सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L और अगर गैस है तो G। इस सिंबल को राउंड ब्रैकेट में उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो आयरन था सॉलिड था, तो सॉलिड के साथ हम लोग राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे S। जो हमारे वाटर वेपर्स थे वो गैशियस फॉर्म में थे, तो यहाँ पे हम लोग वाटर के साथ राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे G। हमारा जो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो सॉलिड था, तो वहाँ पे सिंबल आएगा S, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो गैस है, तो वहाँ पे सिंबल आएगा G। तो इस तरह बड़ी ही आसानी से आप लोग ये केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें।